मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री में महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे हर पॉइंट को और उसको ध्यान से आप समझें। तो मैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 के टॉपिक को शुरू करता हूँ केमिस्ट्री में, आप उसको देखें। केमिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 12 चैप्टर चैप्टर 1 the name of chapter solid state. सॉलिड स्टेट्स। मैं इस चैप्टर के बारे में आपको सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स आपको बताएंगे। इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स क्या है? इसमें सबसे पहले एटम मॉलिक्यूल्स एंड के बारे में जिक्र किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आपका सिलेबस है, इंट्रोडक्शन पॉइंट जो दिया है उसमें इसी को बताया गया है। तो हम भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं भी आपको चलूँगा और सिलेबस के भी जो इसके बारे में जो डीप नॉलेज प्रोवाइड करना वो भी मैं आपको दूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ एटम के बारे में। एटम मॉलिक्यूल साइन क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी, जब हमारे यूनिवर्स, हमारे कॉस्मॉस की ओरिजिन हुई, उस समय ये बात क्लियर हो गया कि हमारे ब्रह्मांड जो है वो मैटर एनर्जी दो चीज़ों से बना हुआ है। यानी आज भी हमारे ब्रह्मांड में मोर देन 70% हाइड्रोजन है। उसी हाइड्रोजन के कारण जितने भी स्टार्स हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी के सभी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के रूप में एक्ट करते हैं, यानी सभी चमकते हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो मैटर है, जो मैटर 70%, जिसमें कि हाइड्रोजन है मोर देन 70%। आप जैसा कि जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन या थर्मोन्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं, उन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि किसी भी स्टार का जो कोर होता है, क्योंकि हर स्टार के 3 पार्ट्स होते हैं, कोर होता है, बीच में फोटोस्फीयर और लास्ट में सबसे आउटर मोस्ट जो रीजन होता है उसको क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। तो स्टार्स के कोर में क्या होता है? स्टार्स के कोर में थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, और इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जो कि लगातार रात दिन चलता रहता है। ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आप जानते हैं। प्रोटियम H1 जिसको सिंपल हाइड्रोजन कहा जाता है, ड्यूटेरियम जिसको हैवी हाइड्रोजन सिंबल 1s2, तीसरा जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो 1s3 होता है, इसको टाइटेनियम कहा जाता है, यानी कि वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। सन में प्रोटियम की साइकिल चलती रहती है 1h1 की, 3-4 स्टेप्स में उसकी साइकिल जब पूर्ण होती है तो हीलियम बनता है। उसी तरह हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि 1s2 + 1s2 यानी 2 ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, आपस में एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये आपस में फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये हीलियम फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स 2 लाइट न्यूक्लियाई जो हाइड्रोजन के होते हैं, ये आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। वो हैवी न्यूक्लियाई का नाम क्या है? हीलियम, जिसे कहा जाता है 2He4। आप रेडियोएक्टिविटी पढ़ेंगे तो हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, बीटा रेज को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ऐसे आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हीलियम जो फॉर्मेशन होता है
इसी हीलियम फॉर्मेशन के आधार पर एक्सट्रीमली हाई अमाउंट, एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट एनर्जी क्या होती है, वो रेडिएट होती है। इस तरह से मैटर का ये पार्ट है, यानी हाइड्रोजन क्या मैटर ही एक तरह से। सबसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में जो लाइटेस्ट एटम का जब भी नाम आता है तो हाइड्रोजन एटम नाम आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि सबसे हल्का जो हाइड्रोजन गैस है उसको अगर वहाँ हीट किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस की जो थर्मल वेलोसिटी होती है वहाँ की इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर उपस्थित नहीं है, यानी वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता जैसा कि अर्थ पर है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बहुत सारी गैसें मिलती हैं, लेकिन चंद्रमा पर नहीं। चंद्रमा की ग्रेविटी वहाँ की तुलना में 1/6 होता है। इसी तरह जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की तुलना में 2.5 गुना ज़्यादा होता है। चंद्रमा की सतह से, उसकी सरफेस से हम स्पेस को देखें, यूनिवर्स को देखें तो पूरा का पूरा स्पेस हमें वहाँ से काला दिखाई देता है, लेकिन अर्थ में एटमॉस्फेयर है, यहाँ से देखते हैं तो पूरा आकाश ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें पूरा नीला दिखाई देता है। ये चीज़ें घटना हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से जो मैटर है, मैटर का छोटा रूप मॉलिक्यूल, उसका छोटा रूप क्या होता है, एटम होता है। और एटम का भी जो छोटा रूप होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है, जिसमें डिवाइड किया जाता है। तो मैं सबसे पहले जिससे कि आपको इंट्रोडक्टरी पॉइंट में शुरू में दिया हुआ आपके सिलेबस में एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनकी व्याख्या के पहले ये कहाँ से पैदा हुए, कितने तरह के पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मैटर से। ये मैटर क्या होता है, किससे कहा जाता है मैटर को, तो मैं मैटर से शुरू करता हूँ। मैटर को हिंदी में द्रव्य कहा जाता है, इसको द्रव्य बोलते हैं। मैटर का छोटा रूप क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। इट इज सेड टू बी मॉलिक्यूल। मैटर का डिफिनेशन क्या है, इसको भी साथ ही बता रहा हूँ। इसके डिफिनेशन में मैटर के हम आपको यहाँ पर डिफिनेशन लिख के इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। Matters are those which have some mass, occupied some space, means it has volume. स्पेस ऑक्युपाइड करने का मतलब उसमें वॉल्यूम होता है। ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड एक्सपीरियंस्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स, इट इज सेड टू बी मैटर। यानी हमने डस्टर लिया, हमने रखा, आपने देखा कि कुछ मास है इसमें। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए आयरन, निकल, कोबाल्ट, सिल्वर, गोल्ड, किसी चीज, किसी मेटल का है। हमने लिया, इसको रखा तो देखा कि ये पूरा यहाँ तक स्पेस कवर किया, माने ऑक्युपाइड स्पेस, हैव सम मास, यानी इसके अंदर कुछ मास है। और एक्सपीरियंस बाय आवर सेंस ऑर्गन मीन्स हम, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है, अगर हम ब्लाइंड नहीं है, आँख से देख सकते हैं इसका शेप, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप कैसा है, तो अपने सेंस ऑर्गन से अनुभव कर सकते हैं ये है क्या। लेकिन अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो अपना ऐसे छू कर देख सकता है कि रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर शेप है। तो ये मैटर हुआ। अब ये मैटर का जो इसके छोटा रूप होता है वो मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि कई मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो मैटर फॉर्म करते हैं, वही मैटर होते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिले तो मैटर का निर्माण करते हैं। अब ये मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल को हिंदी में हम अणु कहते हैं। हम इंडियंस हैं, थोड़ा हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश में तो पूरा मैं लिखता ही हूँ, बताता भी।
अणु यानी मॉलिक्यूल क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है मॉलिक्यूल का, इसको भी आप जानिए। जब इसका डिफिनेशन जाने मैटर का तो इसको भी जान लीजिए। ये इसका डिफिनेशन क्या है, जो मॉलिक्यूल का डिफिनेशन है, मॉलिक्यूल्स आर दोज which have molecules are those which can live in molecules are those which can live in free state, but it cannot take part in all kinds of chemical reactions. All kinds of chemical reactions. ये मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल का जो डिफिनीशन उसके बारे में। ये मॉलिक्यूल का डिफिनीशन क्या है, मीन्स मॉलिक्यूल वे होते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे O2, Cl2, H2, N2 एसेट्रा। 2, 3 लग गया, समझ लीजिए सीधे सीधे मोटे में समझ लीजिए कि ये मॉलिक्यूल्स है। अभी नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट आपको बताएंगे मॉलिक्यूल से छोटा क्या है। तो मॉलिक्यूल से छोटा है एटम, इसको हम एटम कहते हैं। एटम मीन्स परमाणु, इसको परमाणु कहते हैं। परमाणु, इसका डिफिनेशन इसका भी जान लीजिए। जब आपने मॉलिक्यूल का डिफिनेशन देखा तो इसको भी जानिए। अब ये बताने डिफिनेशन तो फिर बताते हैं इसके आगे की बात है। एटम्स आर दो, जस्ट मॉलिक्यूल का रिवर्स वो एटम का डिफिनेशन है। ये फ्री स्टेट में रह सकता मॉलिक्यूल, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन इसका उल्टा ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम्स आर दोज which cannot live in free state, but it can take part in all kinds of chemical reactions. ये सभी केमिकल रिएक्शंस में एटम पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो हमने बताया कि मैटर का छोटा रूप मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का छोटा रूप एटम, एटम मॉलिक्यूल मैटर में सबको डिफाइन भी कर दिया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे का पॉइंट क्या है। अब एटम को भी कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं जो उसके फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं। मैटर मॉलिक्यूल को तो मैंने बताया डीपली, अब एटम को भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज एटम contains particles or nucleus due to presence of protons and neutrons in its nucleus, while negatively charged electron which revolve around the circular orbit, revolve in a circular orbit around the nucleus. Both are same in numbers, mean the number of electron is just equal to the number of protons, is equal to atomic number. You know atomic number? Atomic number is equal to number of protons to number of electrons. Means number of electron is just equal to the number of proton inside the nucleus. Hence both cancel to each other because both are in same number. It means supported 10 minus 10 neutron present in their circular orbit, then the plus 10 proton present inside the nucleus. Both cancel to each other. It means minus 10
plus 10 is equal to 0 means you can say whole atom is electrically neutral. It means जितने भी एटम है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। दोनों संख्या में एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो आप मैथ वही पढ़ते हैं, -10 और +10 दोनों कैंसिल होकर 0। बस वैसे ही मान लीजिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए पूरा का पूरा आइटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घूमता है, व्हाट इज द रीजन? All electrons revolve in a circular orbit around the nucleus in an atom because a electrostatic attraction force act in between positively charged nucleus and negatively charged electrons. This electrostatic attraction force created in between two oppositively charged particle, electrons and protons in positively charged nucleus. It means both provide a certain type of force. This force is said to be what? This force is said to be electrostatic attraction force. And due to origin of this electrostatic attraction force in between positively charged nucleus and negatively charged electrons, another two types of forces originate simultaneously. One force is said to be centripetal force and another force is said to be what? It is said to be centrifugal force. Both forces are equal in magnitude but opposite in direction. Hence, electron can neither drop in the nucleus nor escape away to leave their orbit. It is the reason that electron also revolve in a circular orbit around the nucleus. इलेक्ट्रॉन इसीलिए घूमता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर क्यों खींचता है, सेम मैग्नीट्यूड से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर क्यों खींचता है, न अंदर आ पाता है न बाहर, वहीं पर टिका रहता है, उसी पथ पर घूमता रहता है, और घूमने के कारण न तो अंदर गिरता है न्यूक्लियस के अंदर और न तो बाहर जा पाता है। यही कारण है कि इसी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ओरिजिन हुई इसकी, इससे कारण इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। तो हमने एटम से रिलेटेड जो चीज़ें, थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट था जो अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि एटम मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से इसका इतिहास भी रहा एटम का। शुरू में हमारे देश के एक महान ऋषि थे, महर्षि, तो उनका नाम था महर्षि कणादि। कणाद ने परमाणु शब्द सबसे पहले दिया, पूरे वर्ल्ड में पहला उन्होंने परमाणु शब्द उन्होंने दिया। उस पर लुसिफस, यूक्लिडस और भी आए साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में अपने कॉन्सेप्ट दिए, यूनान के, इजिप्ट के जो साइंटिस्ट थे। उसके बाद आते हैं इंग्लैंड के एक टीचर थे, उनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, वहाँ के इंग्लैंड में टीचर थे वो, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया फर्स्टली, और उन्होंने बताया सबसे पहले जो प्रिमिटिव थ्योरी है, उन्हें इस बात को बताया कि एटम इनडिविजिबल होते हैं और इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, लेकिन एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बाद में कुछ जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए जैसे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, चैडविक, समरफील्ड, नील्स बोर, क्लॉट, मैक्सवेल एंड जर्मन साइंटिस्ट जो थे मैक्स प्लॉन्क, इन सभी ने, नील्स बोर भी आए, उन्होंने भी अपने एटॉमिक थ्योरी दिया। इन सब ने इस बात को प्रपोज कर दिया, इसको बात को प्रूव कर दिया कि एटम इज डिविजिबल। एटम को डिवाइड किया जा सकता है, उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स उसमें डिवाइड किया जा सकता है। अब ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है मैं आपको भी बताऊंगा। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर है, जब वो आएगा तो इसके बारे में बहुत ही डीपली, बहुत ही बुरी तरह से आपको मैं समझाऊंगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि एटम है क्या और कहाँ से पैदा हुआ, क्या होता है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगा जैसे उस टॉपिक का नंबर आएगा मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। अब ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, एटम को भी डिवाइड किया गया है, एटम को भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं।
ये क्या कराते हैं, इसको डिवाइड किया गया। यानी एटम इंडिविजुअल जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया, वहाँ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी गलत हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है, ये इंडिविजुअल होता है। इट मीन्स ये जो पार्टिकल है इनको फंडामेंटल पार्टिकल हम बोलते हैं। इट इज सेड टू बी फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को, इनको मूल कण कहते हैं जो एटम के अंदर उपस्थित होते हैं। ये मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, किसे कहा जाता है। पहला पार्टिकल नंबर फर्स्ट के, इस पार्टिकल का नाम है, थोड़ा पेन चेंज कर दें ताकि आपको हाईलाइट होगा पार्टिकल्स के नाम। पहला नंबर जो पार्टिकल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नंबर सेकेंड जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल हुआ, सेकेंड पार्टिकल का नाम है प्रोटॉन। इट इज सेड टू बी प्रोटॉन। नंबर थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल का नाम क्या है, इसका नाम है न्यूट्रॉन। इट इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, आप तो जनरली जितने भी स्टूडेंट हैं, जनरली स्टूडेंट सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो हर लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं 3 और पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उसको भी मैं आपको जिक्र करूंगा, बताऊंगा, हो सके शायद आप न सुनो उसके बारे में। ये न्यूट्रॉन के बाद आता है नंबर 4 फंडामेंटल पार्टिकल, इसका नाम है क्वार्क कहा जाता है, क्वार्क। इसके बाद नंबर 5 फंडामेंटल पार्टिकल जो है इसका नाम है विम्स। इसको विम्स कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट इज सेड टू बी गॉड पार्टिकल। विम्स का दूसरा नाम है गॉड पार्टिकल। फिर इसके बाद एक और पार्टिकल का नाम आता है, वो लास्ट नंबर 6 पार्टिकल है जिसको मैं बताऊंगा। उस पार्टिकल का नाम है व्हाट, हिग्स बोसॉन पार्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से इसको हम जानते हैं। इस तरह से ये कुल कितने 6 फंडामेंटल पार्टिकल हुए, जिसके बारे में 3 तो आप चिर परिचित हैं, उसके बारे में फेमिलियर जानते हैं उसको, लेकिन इन 3 के बारे में भी मैंने आपको जिक्र किया, थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो बहुत ही ब्रॉड इसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी हमें पढ़ाना है सॉलिड स्टेट, तो मैं उसके बारे में जो भूमिका है इस चैप्टर की पहले नहीं बताऊंगा। एटम कहाँ से आया, कैसे हुआ, फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, तो आप जो एटम मॉलिक्यूल्स जो चीज़ें हैं इन सभी के बारे में आप नहीं जान पाएंगे, ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से पहले मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा, डिस्कवरर के बारे में, कौन इस वक्त खोज किया, डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। कब खोजा था, ये 1897 में खोजा था, 1897 ईस्वी में खोजा था, 1897। ये इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटॉन का डिस्कवर कौन था, इसका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट Rutherford also discovered the proton. Ernest Rutherford who discovered the proton. किस सन में खोजा, 1919। ऐसे याद रखिए, जब जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उस समय इसने इसको खोजा था, ऐसे याद रखिए, 1919। न्यूट्रॉन का डिस्कवर कौन थे, इसका डिस्कवर, इसका नाम जो था, ये तो मैंने प्रोटॉन के बारे में बताया, ये इलेक्ट्रॉन का है। ये इसके डिस्कवर का नाम है सर जेम्स चैडविक नाम था इसका, जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 में इसको खोजा, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हुआ। अब ये पहले इसको बता रहे थे, फिर क्वार्क, फिम्स और आते हैं। डिस्कवर के बाद ये चार्ज क्या होता है, इस पर चार्ज। इलेक्ट्रॉन
ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज इसमें होता है, नेगेटिव, जिसको हम माइनस के साथ शो करते हैं। इस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव के अलावा ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस कंटेन करता है। और ये क्या होता है इसमें ये चार्जलेस होता है, माने इस पर कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर, हेंस इट इज सेड टू बी चार्जलेस, या इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं। इसीलिए चार्जलेस या न्यूट्रल होने के कारण इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। कैसे रखा गया मैं बताऊंगा। अब हम आते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, कितनी चार्ज की मात्रा होती है इन सभी पर। अमाउंट ऑफ चार्ज में ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर इस पर चार्ज होता है। इस पर जो चार्ज है ये +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है, ये माइनस है ये प्लस है, ये चार्ज इस पर जीरो होता है, जीरो यानी चार्जलेस पार्टिकल इसलिए जीरो है। अब ये मास पर आते हैं, इनका मास क्या होता है इसके हम बारे में जिक्र करेंगे, बताएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg के बराबर होता है, या और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम भी कर सकते हैं। और हम और क्या कहेंगे, 0.0005486 AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट स्केल होता है। हम एटॉमिक मास यूनिट स्केल पर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं AMU में, AMU हुआ। इसी तरह से सिमिलरली जो हमने बताया ये इसके बारे में, यानी प्रोटॉन का चार्ज जो होता है ये क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर, या हम इसको 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम भी कर सकते हैं। या MU स्केल पर इसका जो वैल्यू है 1.00757 AMU के बराबर होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का जो मास होता है ये क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास, इसका मास 1 थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस है, 1.68 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। और ग्राम में अगर देखें तो 1.68 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। और MU स्केल में देखें तो 1.00893 AMU के बराबर होता है। ये इसके बराबर इसका जो मास होता है। तो हमने चार्ज, मास, ये सब के बारे में हमने बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। अब ये थोड़ा बताएंगे इसकी खोज कैसे हुई शॉर्ट में। विलियम क्लोच या प्लकर ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, एक तरफ कैथोड लगाया, दूसरी तरफ एनोड, 20 से 25,000 वोल्टेज उसमें अप्लाई किया। देखा कि कैथोड से बहुत ही एक्सट्रीमली लो प्रेशर अप्लाई किया, देखा कि कैथोड से कुछ ऐसी इनविजुअल रेज निकलती हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब पर टकराते हैं तो लाइट ग्रीन ग्लो उत्पन्न करते हैं, हल्का हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। वही कैथोड से रेज निकलती है इनविजुअल रेज, और एनोड प्लेट की ओर अट्रैक्ट होती हैं, इसीलिए कैथोड से निकलने वाले रेज को सबसे पहले कैथोड रेज कहा गया। फिर बाद में जीजो स्टेनी ने भी इसको प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जिन पेरिन ने बताया कि इस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। फिर बाद में मिल्कन ने भी अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये इस बात की पुष्टि किया कि इसका चार्ज -1.6 इंटू कूलम के बराबर होता है। ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हुआ। इसकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन एक मास पार्टिकल को शो करता है, क्योंकि डुअल नेचर होते हैं, मास एज वेल एज पार्टिकल नेचर, मैटर वेल पार्टिकल नेचर दोनों होता है इसमें। तो ये क्या करता है, किसी पेरियोड पर टकराता है, मोशन करता है। दूसरी बात, किसी पर टकराता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है, फोटोग्राफी प्लेट पर जाएगा, उसको अफेक्टेड करेगा, गैसों को अनाइज कर देगा। बहुत सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं जो आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताएंगे। ऐसे ही आपका प्रोटॉन का डेट थोड़ा थोड़ा सबको हाईलाइट दे रहे हैं, क्योंकि हमें सॉलिड स्टेट पर
अब ये चैप्टर जब इसी से रिलेटेड है, भाई सॉलिड आया कहाँ से, वो भी एक मैटर का पार्ट है, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल छोटे एटम से बना हुआ है, जितने भी सॉलिड हैं। तो मॉलिक्यूल एटम की जानकारी नहीं होगी तो आप आगे क्या जानेंगे, आपके अंदर हमेशा क्वेश्चन राइज करता रहे, इसलिए वो क्वेश्चन को मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये पहले सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में इसको खोजा, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 1.6 19 कूलम है, इसका वेट मैंने लिखा है 1.6 × 27 kg के बराबर होता है। लेकिन ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड महोदय ने जब इसको किया था तो ये क्या है, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी जब हुई उस कंडीशन में क्या है, जब प्रोटॉन हुआ, पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, उसने भी इसको प्लकर, विलियम क्रूक्स या प्लकर दोनों ने भी इसको एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बड़ा सा डिस्चार्ज ट्यूब लिया, अंदर की गैस को निकाल दिया वैक्यूम पंप से, काफ़ी लो प्रेशर वहाँ अप्लाई किया और उसके बीच में दो इलेक्ट्रोड के बीच में 20 से 25,000 वोल्टेज अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद कैथोड मैंने जो इलेक्ट्रोड था उसको चेंज कर दिया, कैथोड को दूसरे साइड कर दिया और एनोड को पहले साइड, मैंने शुरू में एनोड को रखा। उन्होंने देखा कि एनोड से भी इनविजिबल लाइट निकलती है, लेकिन बीच में एक और नए किस्म का कैथोड लगा दिया एनोड और कैथोड के बीच में, उसको परफोरेटेड कैथोड कहा जाता है। जब ये सभी इनविजिबल रे जो एनोड से निकलती हैं, निकल कर परफोरेट कैथोड को जो होल है, क्षेत्र है, उनके ऑर्फिसों से जो निकलती हैं, निकल कर कहाँ जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं। तो कैथोड को अट्रैक्ट कौन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कैथोड से निकला नेगेटिवली था, तभी एनोड क्यों हुआ, क्योंकि वो कैथोड है नेगेटिवली होती हैं, इसीलिए एनोड को अट्रैक्ट होगी। उसी तरह इसका रिवर्स क्या है, एनोड से निकलने वाली जो इनविजिबल रेज होती हैं, ये सभी के सभी कहाँ जाती हैं, ये कैथोड प्लेट क्यों जाती हैं। इससे सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि जो इनविजिबल रेज एनोड से निकलने वाले पॉजिटिवली चार्ज है, तभी तो नेगेटिव प्लेट क्यों अट्रैक्ट होती है। इस तरह से ये छिद्रों से होकर जाती हैं परफोरेट कैथोड। इसलिए इसने क्या हुआ, इसका नाम गोल्डस्टीन, एक साइंटिस्ट से 1889 में गोल्डस्टीन ने इसका नाम कैनॉल्ड रेज रखा सबसे पहले। तब उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रखा 1919। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, 1932 में एक साइंटिस्ट, उनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने क्या किया, उन्होंने एक एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोन ग्रुप जो है, उसमें नाइट्रोन को लिया, नाइट्रोन पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, देखा कि कार्बन प्रोड्यूस होता है, साथ ही में कुछ एक ऐसा पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी न्यूट्रॉन 0 1, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय 0 and 1। जैसे इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली होता है, लेकिन ये ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव, अब इसको हम 0 N1 के द्वारा शो करते हैं। ये छूट गया, मैं फिर लिख दिया इसको। तो इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। मैंने तीनों के बारे में हमने आपको बताया। अब थोड़ा थोड़ा हल्का सा जिक्र इसको कर दें, क्योंकि मैं आपको तीनों यही स्टडी करना है। लेकिन कोई अपने आप को बहुत लगाता है तो उसके सामने रख दे कि भाई तीन और पार्टिकल तो बताओ जरा, तो उसको समझ में आ जाएगी अपने औकात क्या है। एक पार्टिकल है क्वार्क, ये भी फंडामेंटल पार्टिकल के ग्रेड में आता है। क्वार्क कोई भी इलेक्ट्रॉन जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं और 3 डायमेंशनल एरिया में मूव करते हैं, जिससे कि हम ऑर्बिटल्स जिसे बोलते हैं। उसी तरह से भी क्या होते हैं, इनका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग वही क्या होते हैं, एक तरह से हम उसको क्वार्क बोलते हैं। ये विंड पार्टिकल क्या होते हैं, ये इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड की ओरिजिन कब हुई, कॉस्मोस की ओरिजिन कब हुई, ये बहुत सारी ऐसी गुत्थियाँ हैं जो सुलझ नहीं पाए अभी तक साइंटिस्ट के सामने। हमारा अर्थ कब उसका ओरिजिन हुआ, सोलर सिस्टम कब बना, मिल्की वे कब बना, इसको जानने के लिए पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं उनका एक टीम है, इस पर वर्क कर रहा है। वो कहाँ पर हो रहा है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक टनल है पृथ्वी के अंदर। उस टनल में दोनों तरफ से विंड पार्टिकल यानी इसी गॉड पार्टिकल को इधर से छोड़ा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है, उधर से भी भेजा जा रहा है। दोनों गॉड पार्टिकल आकर टकरा रहे हैं। टकराने से वैज्ञानिकों का ऐसा इमेजिन, ऐसा अनुमान है कि छोटे छोटे ब्लैक होल प्रोड्यूस होंगे, फॉर्म होंगे। वही ब्लैक होल मिलकर बड़े ब्लैक होंगे और तमाम जो चीज़ें हैं इसी ब्लैक होल के फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पार्टिकल भी प्रोड्यूस होंगे। उन्हीं से ये पता चल जाएगा कि हमारा ब्रह्मांड की ओरिजिन कब हुई। बहुत सारी ऐसी गुत्थियाँ जो सुलझ जाएंगी। शॉर्ट में बता रहा हूँ, कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में काफ़ी आपको मैं
डिटेल बताऊंगा कि है क्या, प्रयोग कैसे होता है, लेकिन हमें मेन टॉपिक पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट देकर। अब ये हिग्स बोसॉन, हमारे देश के साइंटिस्ट का नाम था एस एन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। बोस टाइटल है, सर ने उसी के नाम पर पार्टिकल का नाम बोसॉन रखा गया। हिग्स ये भी साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर इस पर वर्क किया था फंडामेंटल पार्टिकल पर काफ़ी पहले। इसीलिए इन्होंने भी जो पार्टिकल नया खोजा जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी काफ़ी इनका ओरिजिन माने अनस्टेबल होते हैं, ये भी हमेशा पैदा होते रहते हैं और ये नष्ट होते रहते माने समाप्त होते रहते हैं। तो इस तरह से ये हिग्स बोसॉन ये पार्टिकल्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इनके अलावा और भी हैं जो पार्टिकल, जिसको क्या कहेंगे, ऐसे 32, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन हो। इसके अलावा देयर आर another 32 पार्टिकल तो और भी हैं, लेकिन स्पेशली 32 का ही जिक्र होता है। 32 पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आते हैं 32। देयर एंड 32 अनस्टेबल पार्टिकल। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, छूट गया फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही कम माइक्रो सेकेंड में पैदा होते हैं और समाप्त होते हैं, इसीलिए अनस्टेबल कहते हैं। अनस्टेबल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं। ये फंडामेंटल पार्टिकल जो है, ये फंडामेंटल पार्टिकल ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये फंडामेंटल। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ताकि हम आगे मैं आपको इसके नीचे 32 जो फंडामेंटल पार्टिकल उसमें 4-6 को मैं बताऊंगा। पूरा बताना तो संभव नहीं, समय लगेगा, लेकिन 4-6 को जो मेन है आपको मैं जिक्र करूँगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि हम इसको इरेज कर दें। हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा 32 पार्टिकल्स जो है ये कौन कौन से हैं। ये 32 पार्टिकल्स में नाम आता है, नंबर फर्स्ट में आपको बताऊंगा, इसका नाम है पॉजिट्रॉन। इट इज सेड टू बी पॉजिट्रॉन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय C.D. एंडरसन। ब्रैकेट में डिस्कवर का नाम लिख रहे हैं, इसका नाम है C.D. एंडरसन। C.D. एंडरसन ने इसको खोजा। इसके बाद दूसरा पार्टिकल है पॉजिट्रॉन के बाद एंटी प्रोटॉन। ये एंटी प्रोटॉन क्या होते हैं, इट इज सेड टू बी एंटी प्रोटॉन। ये एंटी प्रोटॉन होते हैं, यानी ये प्रोटॉन तो हैं लेकिन निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इनका नाम एंटी हो गया। एंटी प्रोटॉन के बाद क्या आता है, न्यूट्रिनो का नाम आता है, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बाद क्या नाम आता है, जो न्यूट्रिनो है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल उसका नाम है फोटॉन। इसके बाद जो पार्टिकल उसका नाम है बोसॉन, जो एस एन बोस ने खोजा था, अभी हमने जिक्र किया था, ये बोसॉन है। इसके बाद लास्ट एक और बता देते हैं, उसके बाद इसका नाम है मेसॉन, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। ये मेसॉन भी 3 तरह के होते हैं, एक पाई पॉजिटिव मेसॉन होता है, एक पाई नेगेटिव पाई, 0 को पाई न्यूट्रल मेसॉन बोलते हैं। इट इज सेड टू बी मेसॉन, 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 पाई न्यूट्रल मेसॉन, ये मेसॉन पार्टिकल्स होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि जो हमारे एटम के अंदर जो हमारा एटम है, एटम में ये कैसे ये फोर्स की ओरिजिन होती है, न्यूक्लियर फोर्स की एटम के अंदर न्यूक्लियस से कैसे पैदा होता है न्यूक्लियर फोर्स। ये पाई मेसॉन के एक्सचेंज से ही न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्स पैदा होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में
प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ये आपस में बाइंड किया तो उनको बांधे रहते हैं। इसी न्यूक्लियर फोर्स का ये देन है। तो ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स, ये क्या क्या कराते हैं, मेशान 3 तरह के। इट मीन्स इट ऑल्सो शो द एक्शन ऑफ द पाई मेशान इन द न्यूक्लियस, हैंस द न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो ओनिटेड ड्यू टू दिस एक्शन। इन एक्शन के कारण न्यूक्लियर फोर्स की वजह होती है। जैसे हमने बताया पाई पार्टिमेशन, यानी पाई पार्टिमेशन, ये प्रोटॉन वो प्रोटॉन में चेंज होने से, यानी जब भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो पाई पार्टिमेशन के कारण। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में अगर चेंज हो रहा है तो पाई नेगेटिवेशन के कारण। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में जो चेंज हो रहा है या न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में, ये क्रिया क्या होती है, विद इन फ्यू माइक्रोसेकेंड में होती है। तो ये क्या कहलाएगा, इट इज सेड टू बी एक्सचेंज ऑफ पाई मेशन। इसी एक्सचेंज के कारण ये क्या होता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेशन, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेशन, चाहे पाई पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल जो भी हो, तीनों भाग लेते हैं इसमें। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेशंस there is origin of nuclear force, origin of nuclear force, न्यूक्लियर फोर्स की ओरिजिन इसी के एक्शन से होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज इसी पाई मेशन के एक्शन से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेज ये ओरिजिन होती है। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि अब इन फोर्सेज में सबसे बड़ा फोर्स कौन है, स्ट्रांग फोर्स कौन है। ये स्ट्रांग फोर्स जो है ये मैं आपको बताऊंगा। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, जैसे बताया कि पाई मेशन के एक्शन से ये प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। न्यूक्लियर फोर्सेज भी ये 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, आएगा टॉपिक वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज सेड टू बी वीक न्यूक्लियर फोर्स and is said to be strong nuclear force, weak and strong nuclear force। ये 2 तरह के होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये न्यूक्लियर फोर्स जो है, जो ओरिजिन हुआ ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पाई मेशन, अब ये न्यूक्लियर फोर्स और भी 2 फोर्स है उनका कंपेरिजन में करो, इसका तुलना करके। न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन और स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं न्यूक्लियर फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ये ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इट इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ओरिजिन किससे होती है, एक पार्टिकल होता है उसका नाम है ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन से ये ग्रेविटेशनल फोर्स की ओरिजिन होती है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप जानते हैं। अब इसका ग्रेविटेशन का नाम है तो बताऊंगा। 2 तरह के जी होते हैं, एक स्मॉल जी, कैपिटल जी। स्मॉल जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है और कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, F इक्वल टू कैपिटल जी m/2 बाई r स्क्वायर फॉर्मूला में कैपिटल जी आता है। लेकिन स्मॉल जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमारे अर्थ पर इक्वेटर पर अगर मान लीजिए 9.8 है, सबसे जो मिनिमम वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल को बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू स्मॉल जी का क्रमशः ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। सपोज दैट अगर हम पोल पर चले गए तो इसका वैल्यू 9.8 बढ़ के क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे वो नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक हो या साउथ पोल एंटार्क्टिक हो, दोनों पोल्स पर जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पर कम होता है। ऐसे ही अर्थ पर 9.8 आप जानते ही नो वेरी वेल। ऐसे ही मून पर जी का वैल्यू 1/6 होता है, जो अर्थ का 1/6 मैंने 9.8 में 6 का डिवाइड कीजिए आ जाएगा वैल्यू मून पर है। ऐसे ही जुपिटर पे इसकी वैल्यू 2.5 टाइम्स ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ एस इनटू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी जी के तुलना में 2.5 टाइम ग्रेटर होता है जुपिटर पर। ये स्मॉल जी हुआ। कैपिटल जी को क्या कहा जाता है, जैसे पूरे यूनिवर्स में मास कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, जी के कारण वेट चेंज होता रहता है।
मास काउंट किलोग्राम, वेट काउंट न्यूटन होता है, वो चेंज होता है हमेशा, क्योंकि इसका मेन वैल्यू जी स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू पूरे स्पेस यूनिवर्स में ये कांस्टेंट, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू क्या होती है जी की वैल्यू, ये अब हम आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे डिटेल, इसे मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमने इसके बारे में जिक्र किया। ये सब कुछ हो गया। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा, बस 2 मिनट और इसमें लेंगे, इसके बाद आज का वीडियो आप यहाँ पर रोकेंगे। जैसे एटम हमने आपको जिक्र किया, मॉलिक्यूल बता दिया। अब एक शब्द आपके इंट्रोडक्टरी पॉइंट में दिया है आपके सिलेबस में, बुक में शुरू में पहले पेज पर, ये आयंस क्या होते हैं। आयंस भी 2 तरह के होते हैं, एक को हम कैटायंस कहते हैं और दूसरे को एनायंस कहते हैं। कैटायन क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आयंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कोई भी आयंस में एटम कैसे कन्वर्ट होता है, आप जानते हैं कि हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर मान लीजिए कि -10 इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहे हैं, सपोर्ट है 10, 5, 20 कुछ भी लीजिए, आपकी जो इच्छा, समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर -10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो +10 प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस में होंगे। सपोर्ट है हमने बाहर से किसी और एटम से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया उसी एटम में, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, -10 और -2 मिलकर -12 हो गई। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, वो प्रोटॉन 10 ही है, मैंने +10 है। तो कहा -12 और +10 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो -2 आएगा। अधिकता किसकी, इलेक्ट्रॉन की, जिसकी अधिकता हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ही किसी भी एक्सचेंज में वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही मेन भाग लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं। न्यूक्लियस को छेद के बाहर प्रोटॉन निकल के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऑर्बिट से हटाया जा सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मेन थ्योरी होता है जो किसी भी चार्ज के लिए, उसके एक्सचेंज के लिए मेन इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वांटाइजेशन आप 4 एटॉमिसिटी पढ़ेंगे फिजिक्स में तो आपको पता चलेगा। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तब वो एटम न्यूट्रल नहीं रह गया जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब वो कैटायन कहलाएगा, सॉरी एनायन कहलाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 हो गई, बढ़ गई। उसी तरह मान लीजिए अगर हम किसी एटम में अलग से +2 यानी 2 प्रोटॉन डाल दिया, पहले 10 प्रोटॉन थे तो +12 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन -10 है, तो अधिकता प्रोटॉन की हो गई। तो प्रोटॉन क्या हुआ, ये आप ये भी कह सकते हैं, प्रोटॉन तो डालना संभव नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। निकाला जा सकता है या डाला जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का निकालना इतना निकलेगा नहीं कि इतना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, प्रोटॉन डीके काउंट करना, बहुत सारे इसके प्रोसेस होते हैं। इसलिए आप ये जान सकते हैं कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाला तो एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो -8 इलेक्ट्रॉन +10 प्रोटॉन है, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन हो जाएगा। इस तरह से आज मैं यहाँ पर अपने टॉपिक को फिनिश करता हूँ, रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का जो टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने तरह के होते हैं वो बताऊँगा, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का भी जिक्र करूँगा, और आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म उसके बारे में बताऊँगा। ये चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। ओके।